हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉक टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन नंबर 11। आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज के 11th मॉक के वीडियो सॉल्यूशन का। अब सबसे पहले तो इस पेपर में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका आंसर की जो है वो रॉन्ग सिलेक्ट है, तो पहला ही क्वेश्चन आपको बोनस मार्क्स काउंट करना है। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। ओके, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि वो क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा रीडिंग मिस्टेक हो गया था, उसके वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और आई होप आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा। बस कुछ ही दिन बचे आपके सीईटी एग्जाम के लिए, 4 मॉक पेपर और हैं। अच्छे से सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, थ्योरी रिवाइज करो, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट थ्योरी। अब मैं ये तो एक्सप्लेन नहीं करके बता सकती ना कि कौन सा स्पाइनल नर्व आपका मोटर है या मिक्स्ड है, वो तो आपको टेबल में से लर्न करना पड़ेगा। सो बायोलॉजी में 90% क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, एनालिटिकल बेस्ड बहुत सारे कम क्वेश्चन है। सो जो क्वेश्चन ज्यादा हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस, वो रीडिंग करने से ही आएंगे। जितना हो सके उतना वन शॉट वीडियोस देखो, रीडिंग करो, तो आपका थ्योरी परफेक्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन डीएनए। यहाँ पे मैंने गलती से पढ़ा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए। पेपर जब मैं सेट कर रही थी, एक तो रात को 2-3 बजे पेपर सेट होता है, तो वो ध्यान थोड़ा सा ऐसे एब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है। आई अगेन अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इस क्वेश्चन का आंसर आपने जो भी सिलेक्ट किया है आपको उसका मार्क्स काउंट करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन डीएनए। देखो, डीएनए और आरएनए में साइटोसिन और एडेनाइन कॉमन है, लेकिन यूरासिल और थाइमिन ये अलग अलग है। आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आना चाहिए, बट गलती से आपके पेपर में आंसर नंबर 3 सिलेक्ट हुआ है। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो ये बोनस क्वेश्चन है, इसका मार्क्स आप प्लीज कंसिडर कर लेना। अब आगे देखो, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल थाइमिन इज 20%, तो ग्वानिन कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है सीईटी में। देखो, अगर हम 100% न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बारे में पढ़ते हैं 100%, तो हमको पता है कि एडेनाइन ऑलवेज बाइंड्स विद थाइमिन एंड ग्वानाइन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन। हमको क्या बोला गया है कि थाइमिन 20% है। थाइमिन कितना है, 20% है, तो जितना थाइमिन है उतना ही एडेनाइन भी होगा। सो थाइमिन और एडेनाइन मिला के कितना होता है, 40%। अब बचा कितना, 60%, तो 60% को भी 2 हाफ में डिवाइड कर दो, साइटोसिन 30 और ग्वानिन 30। तो आपको क्या पूछा गया है कि अगर थाइमिन का कॉन्सेंट्रेशन 20% है तो ग्वानिन का कितना होगा, 30%। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए इज। कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में होता है बट आरएनए में नहीं होता है, थाइमिन। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन आरएनए। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ अ जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड इज। देखो, हमने क्लास 11th में रेस्पिरेशन चैप्टर जो पढ़ा था उसमें अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस पढ़े थे। ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब CO2/O2 ऐसा कुछ फॉर्मूला था, डू यू रिमेंबर। ओके, सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्लूकोज का कितना होता है, 1.0। क्लास 11th रेस्पिरेशन चैप्टर लास्ट पार्ट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया गया है, सब लोग जाके अभी के अभी रिवाइज करो। तो ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 1, फैटी एसिड का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 0.7, और हमारे कैस्टर में ज्यादा करके जो फूड होता है, जो कैस्टर सीड होता है, वो फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फैट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1, लेस देन 0.9 एंड दैट इज 0.7। सो 0.7 इज नथिंग बट लेस देन 1। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डैश इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ ATS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने क्या देखा था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम और NAD+ सब इन्वॉल्व होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। सो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन होता है NAD+ एंड FAD+ का, मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल के लिए यूज होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सेकंड ऑप्शन, सडन एंड क्विक रिलीज ऑफ एनर्जी इन 1 स्टेप। ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू। देखो, जब आप ATP सिंथेसिस करते हो तो ATP सिंथेसिस करने के टाइम पे हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रैवल करते हैं, ये देखो, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, साइटोक्रोम की मदद से। कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये साइटोक्रोम के पास ट्रैवल कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अब देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी करेंसी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ATP से मिलती है। सो दिस इज द राइट आंसर। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड पर पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल का डायग्राम देखो, इधर पे मैंने शॉर्ट में सोल्यूशन बताया है। आपके पायरुवेट से जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, सो उस टाइम पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आपके ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरेट के टाइम पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब सक्सेनिल कोएंजाइम A बनता है तो उस टाइम पे आपका 1 CO2 रिलीज होता है। सो इस तरीके से टोटल 3 CO2 रिलीज होते हैं।
लैक्टियल्स आर एसोसिएटेड विथ, लैक्टियल हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जो फैट एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ये देखो ये किससे रिलेटेड है, फैट एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है। माल्टोज इज नथिंग बट इट इज अ डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, और ये एंजाइम बेसिक पीएच में एक्टिव होता है। सो दिस एंजाइम ब्रेक्स डाउन माल्टोज एंड फॉर्म्स ग्लूकोज एट पीएच ग्रेटर देन 7 से ज्यादा पीएच यानी कि बेसिक पीएच। ट्रिप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रिप्सिनोजेन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, आपके पैनक्रियाज में। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, आपके पैनक्रियाटिक, ये देखो फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स। तो आपके पैनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजेन फॉर्म होता है जो आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोलिथियासिस एंड यूरेटरोलिथियासिस मतलब क्या होता है, नेफ्रोलिथियासिस यानी कि नेफ्रॉन यानी कि आपका किडनी, और यूरेटरोलिथियासिस यानी कि यूरेटर्स यानी कि जो कनेक्टिंग ट्यूब होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से आपके यूरेथ्रा में जो आपके किडनी से जो ट्यूब निकल के यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है, इसको यूरेटर बोलते हैं। तो नेफ्रोलिथियासिस में पूरे किडनी में कहीं पे भी किडनी स्टोन हो सकता है, लेकिन यूरेटरोलिथियासिस में सिर्फ यूरेटर्स में ही किडनी स्टोन्स होंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड, ADH हार्मोन हम कब सेक्रेट करते हैं, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं तब ADH हार्मोन सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। विच एनिमल बिलो इज यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक मतलब लैंड वाले एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि मैन। टैडपोल अमोनोटेलिक है, एक्सक्रीशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्रो यूरिकोटेलिक है क्योंकि इसके पास पानी बहुत कम होता है। अडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक भी होता है और अमोनोटेलिक भी होता है, तो डिपेंड करता है कि वो कौन से लैंड पे रह रहा है। बट मैन कंपलसरी यूरियोटेलिक है, सो मैन इज द राइट आंसर। अडल्ट फ्रॉग नहीं आएगा क्योंकि इसका कंडीशनल होता है, कभी यूरियो कभी अमीनो, बट मैन हमेशा यूरियोटेलिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंट कब होगा कब नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स के ऊपर। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, हमारे सीड को डॉर्मेंट बना देता है ताकि जर्मिनेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। देखो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, पार्थेनोकार्पी में आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, हमारे प्लांट का अलग अलग ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, अलग अलग ऑर्गन डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ अपोमिक्सिस। किसकी मदद से, अपोमिक्सिस की मदद से, यानी कि ये रिकरेंट अपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस की मदद से। पार्थेनोजेनेसिस में हार्मोन्स का डायरेक्ट रोल नहीं होता है, बट पार्थेनोकार्पी में डायरेक्ट फ्रूट फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। तो पार्थेनोकार्पी इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोजेनेसिस इज रिलेटेड टू अपोमिक्सिस। ओके, यानी इट इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन, बट आपस में ही वो फर्टिलाइजेशन होता है खुद के साथ ही, अपने ही नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ। Which of the following act as a passage for pollen tube to reach ovary to fertilize the egg? देखो ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो स्टाइल है इस स्टाइल रीजन के थ्रू अपना पोलन ट्यूब ट्रैवल करता है। सो स्टाइल की मदद से पोलन ट्यूब आगे जाता है। एक डाइकॉट पोलन ग्रेन में कितने जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं, देखो ये अपना पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज 1 जर्म पोर, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो एक डाइकॉट पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स होते हैं। The narrow opening of इंटीग्यूमेंट्स at the terminal end of nucellus is, देखो ये अपना न्यूसेलस है, न्यूसेलस के नीचे ये जो ओपनिंग वाला रीजन प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। A linear tetrad of 4 cells lying in an axial row is formed during the development of, देखो आपके पास एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल यानी फीमेल गेमेटोफाइट। जब ये मियोसिस करता है तो मियोसिस करने के वजह से हमको लीनियर सेल्स देखने को मिलते हैं, लीनियर टेट्राड। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मेल गैमेट में आपको ऐसा टेट्राड देखने को मिलता है, और फीमेल गैमेट में आपको खड़ा खड़ा ऐसे लंबा टेट्राड देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर के 3 सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सिर्फ नीचे का एक सेल आगे जाके फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। ओके, ऑल राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, एंटीपोडाल, सिनर्जिड्स, एग सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस। जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, आपके जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं इसमें से ऊपर के 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर आगे जाके फंक्शन करता है। Which of the following is male gametophyte? Embryo sac is female, antipodal is female, and megasporangium is also female. Only pollen tube वाला part is male. So option number 4 is the right answer. लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो हम जब पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो विंड पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इसके प्लांट्स जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, और इनका जो स्टिग्मा होता है या इनका जो भी पोलन ग्रेन्स वगैरह होता है वो लंबा होता है, स्टिकी होता है, ताकि जो भी एंथर उड़ के आएगा या पोलन ग्रेन उड़ के आएगा वो आसानी से इस फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा। सो दिस इज अडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली। ओके,
नेक्स्ट, स्केलेटल मसल डेवलप्स फ्रॉम, देखो स्केलेटल मसल कौन से लेयर से डेवलप होता है, मीसोडर्म से। यस, ये सब तो आपको थियोरी याद रहेगी तो ही याद रहेगा ना। नेक्स्ट, there are some special type of cells found in the seminiferous tubule known as Sertoli cells. Sertoli cells का क्या काम होता है, ऐसे जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में ये अपने स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ डैश इज इन्वॉल्व इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज IVF टेक्निक। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में क्या होता है। IVF टेक्निक में हम क्या करते हैं, ओवम लेते हैं और स्पर्म्स लेते हैं और इसको ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करते हैं। अब अपने पास दो ऑप्शन होता है, हम इस जाइगोट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं या इस जाइगोट को पहले एम्ब्रियो बनने देंगे और फिर इस एम्ब्रियो को यूटरस में ट्रांसफर करेंगे। देखो, अगर जाइगोट है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे और अगर एम्ब्रियो है तो इसको यूटरस में डालेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, जाइगोट इनटू यूटरस, दिस इज रॉन्ग। जाइगोट फेलोपियन ट्यूब के पास जाता है, जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, दिस इज करेक्ट। ओवम इनटू फेलोपियन ट्यूब, नो, ये तो गैमेट फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट टेक्नोलॉजी में होता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, एम्ब्रियो इनटू फेलोपियन ट्यूब, नो, एम्ब्रियो है तो यूटरस में जाएगा क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूटरस में होता है, सो इधर यूटरस आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 and 4 रॉन्ग, 3 ऑल्सो रॉन्ग, ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नर्वस सिस्टम कौन से लेयर से बनता है, एक्टोडर्म से, तो कितनी बार बताया है। हाउ मेनी ब्लास्टोमियर्स आर प्रेजेंट इन मेरिडायनल क्लीवेज, मेरिडायनल क्लीवेज मतलब क्या होता है आपका वर्टिकल क्लीवेज, लॉन्जिट्यूडिनल क्लीवेज हम इसको बोलते हैं। सो लॉन्जिट्यूडिनल क्लीवेज हमको कितने ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलता है, ये देखो, ये आपका फर्स्ट क्लीवेज है, ये आपका सेकंड क्लीवेज है और ये दोनों क्लीवेज लॉन्जिट्यूडिनल ही होते हैं। सो टोटल 4 ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलते हैं। यस, डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, मेल का वास्ट डिफरेंस कट कर देते हैं जिसके वजह से आपका स्पर्म ऐसे वास्ट डिफरेंस तक आएगा लेकिन वास्ट डिफरेंस आगे यूरेथ्रा के पास नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्या दिया गया है, मेजर्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इज, अगर ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फैमिली प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा, लोगों को स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे, शादी की उम्र बड़ी करनी पड़ेगी ताकि लोगों को मेच्योरिटी आ सके। सो ऑल ऑफ दीज। For the first time, AIDS was reported in USA in 1981, I guess, and in India it was reported in Tamil Nadu in 1986, ऐसा कुछ तो, या 1896, I don't know, but USA में फर्स्ट टाइम और इंडिया में तमिलनाडु में देखा गया था। विच प्रोसेस डिवाइड्स द फर्टिलाइज्ड एग, कौन से प्रोसेस में हमको फर्टिलाइज्ड एग देखने को मिलता है, यस, क्लीवेज में आपके फर्टिलाइज्ड एग का डिवीजन होता है। oogenesis यानी डेवलपमेंट ऑफ एग, रीजनरेशन, इन्वेजिनेशन तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है यानी कि ये एकदम लास्ट एम्ब्रियो स्टेज में होता है। रीजनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो क्लीवेज में हमको क्या देखने को मिलता है, फर्टिलाइज्ड एग का डिवीजन। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस डैश प्रूव्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, गैमेट्स अपनी मर्जी से अलग अलग सेपरेट होते हैं और F2 जनरेशन में हमको अलग अलग फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। सो अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन लीड्स टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। न्यू कॉम्बिनेशन कब देखने को मिलेगा, जब गैमेट्स अपनी मर्जी से सेपरेट होंगे। इन डैश इज द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इन होमोजाइगस कंडीशन दैट कॉजेज डेथ ऑफ अ कैरियर, कौन से जीन के वजह से कैरियर की डेथ हो सकती है, लीथल जीन के वजह से। कौन से जीन के वजह से, लीथल जीन के वजह से। फेटल जीन नहीं होता है, फेटल कंडीशन है, फेटल डिजीज होता है और जीन हमेशा लीथल होता है। ये दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझो, डिजीज को फेटल बोलते हैं और जीन को लीथल बोलते हैं। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस इज वुमेन इज कॉज्ड बाय, देखो वुमेन के क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम पे जब रिसेसिव जीन होगा तो उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे विमेन में। ओके, तो डबल रिसेसिव जीन्स ऑफ द ट्रेट। जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, जीनोम मतलब क्या होता है, पूरा एंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, बॉडी में जितने भी जीन्स है उसको जीनोम बोलेंगे। द रिसेसिव कैरेक्टर इज द वन विच इज, रिसेसिव कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो कभी एक्सप्रेस ही नहीं होता है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंट है तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मेंडल ने कितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे। हु सजेस्टेड अजम्पशन दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, गमाव ने सजेस्ट किया था कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो 3 कोडॉन से बना है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। पॉलीमरेज क्या करता है, चेन इलोंगेशन करेगा। लाइपेज फैट को हाइड्रोलाइज करता है। आइसोमरेज स्कैटलाइजेस सिमिलर सबस्ट्रेट एंड मैनेजमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये हमारे डीएनए के स्ट्रेंड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। इधर पे क्या दिया है, ब्रेक। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। प्रॉपर्टी ऑफ कोडॉन फॉर ऑलवेज कोडिंग अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज नोन एज, देखो आपके
एक कोडॉन से, समझो AUG से हमेशा सिर्फ मिथियोनिन ही मिलेगा, तो इस कोडॉन की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन एम्बिगस नेचर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन एम्बिगस नेचर, यानी एक कोडॉन से आपको एक ही अमीनो एसिड मिलेगा। और डीजेनरेसी मतलब क्या होता है? समझो अगर मैं आपके ल्यूसीन की बात करूं, लाइसिन की बात करूं, ओके, सो ये लाइसिन हमको एक से ज्यादा एक से ज्यादा कोडॉन से मिल सकती है, एक्स कोडॉन, वाई कोडॉन, जेड कोडॉन। तो इसके अलग अलग सोर्सेज है, लेकिन हर एक जेनेटिक कोड एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाता है। सो इसको नॉन एम्बिगस नेचर बोलते हैं और इसको डीजेनरेसी बोलते हैं। मतलब अगर समझो आप बुक लेने गए हो, एक दुकान से बुक नहीं मिला तो दूसरे दुकान से ले लोगे, लेकिन बुक लेने से मतलब है। तो वैसे ही अगर लाइसिन अमीनो एसिड चाहिए तो ये इधर से नहीं मिला तो इधर से ले लेंगे, इधर से नहीं मिला तो इधर से ले लेंगे, लेकिन ये दुकान दूसरा बुक नहीं बेचती है, ये जो बुक बेचती है वही मिलेगी। आम की दुकान में जाओगे तो आम ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये समझो आम की दुकान है, इधर पे आपको आम मिलेगा, लेकिन मार्केट में एक से ज्यादा भी आम की दुकान हो सकती है ना। ओके, हाइड्रोलाइसिस इंटरनल डैश हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो समझो ये आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, ओके, और ये आपका दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज होता है? एंडोन्यूक्लियस, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर को बीच में से ब्रेक करने के लिए हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, functional unit of bacterial genetic material is responsible for suppressing the activity of operator gene in the absence of lactose। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो अपना रेगुलेटरी जीन किसके पास जाके बाइंड हो जाता है? अपने ऑपरेटर रीजन के पास। तो रेगुलेटरी जीन कंट्रोल करता है लैक ऑपेरॉन को। व्हाट इज जीन फ्लो? जीन फ्लो मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर बट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस। ये और ये दोनों जेनेटिकली अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। So this is known as gene flow, transfer of species from one group to another। और ये जीन फ्लो नॉर्मली स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन इज, इधर एप्स आएगा, इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। Common origin of man and chimpanzee is best shown by amino acid sequences। 999 amino acid sequences ऐसे हैं जो monkeys और apes के बीच में common है, सॉरी man और chimpanzees के बीच में common है, जिसके वजह से हमको genetic information collect करने में और आसानी होती है। Yes, see 999 amino acid sequence is similar which indicates common origin। Next, डैश इज नॉट अ नेचुरल कैलामिटी दैट कॉजेज स्ट्रगल। इसमें से कौन सा नेचुरल कैलामिटी नहीं है? वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल है, रिजल्टिंग फ्लड्स नेचुरल है, फाइनेंशियल क्रंच नेचुरल नहीं है, क्लाइमेट चेंज नेचुरल है। ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट नेचुरल। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स इज एनहांस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो आपका प्लांट ज्यादा वाटर कब एब्जॉर्ब करेगा? जब उसका पूरा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, प्लांट का वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो प्लांट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। सो इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन की वजह से प्लांट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन विच यू शुड नो। ये डिलीटेड पार्ट में से नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। देखो हमको एक चीज पता है कि प्लांट में जो दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो वाटर हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? आपके रूट हेयर से वाटर एंटर करता है, ठीक है। पहले सॉइल है, सॉइल से रूट हेयर के पास वाटर जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन है। फिर रूट हेयर से अपना वाटर किधर जाता है? आपके कॉर्टेक्स के पास जाता है। देखो ये पहले कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस आता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर आपका जाइलम वाला पार्ट आता है, ये तो सिंपल है। डायरेक्ट जाइलम भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, मतलब पहले बाहर का पार्ट प्रोटोजाइलम, फिर सेंटर पार्ट मेटाजाइलम, बट ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, सॉइल, रूट हेयर, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस ऑफ गार्ड सेल्स स्टोमाटा क्लोजेस। गार्ड सेल्स मतलब स्टोमाटा कब क्लोज होगा? आपके स्टोमाटा के अंदर ऐसे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? या तो ये गार्ड सेल्स अपना किडनी शेप चेंज कर लेंगे, मतलब ऐसे कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ऐसे। तो इनका शेप चेंज हो जाएगा तो भी स्टोमाटा बंद हो जाएगा। अगर इनका वाटर बाहर आ गया, एक्सोस्मोसिस हो गया, तो भी स्टोमाटा बंद हो जाएगा। अगर ये गार्ड सेल्स चपटे हो गए तो भी आपका स्टोमाटा बंद हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में गार्ड सेल्स को कुछ भी हुआ तो आपका स्टोमाटा बंद हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड। ऑक्सिन्स कहाँ पर बनते हैं? एपिकल स्टेम में, एपेक्स रीजन में।
एन एलिमेंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ आर नोन एज, देखो जो चीज नेसेसरी होती है उसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज प्रिपेयर्ड बाय गिबरलिन्स। गिबरलिन्स क्या करता है, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से प्लांट की हाइट और ग्रोथ कंटिन्यू होती है। राइजोबियम एंड साइनोबैक्टीरियम बायोफर्टिलाइजर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज, राइजोबियम एक सिम्बायोटिक है और साइनोबैक्टीरियम फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सी, साइनोबैक्टीरियम के पास नॉट जीन्स नहीं होते हैं, राइजोबियम कंपलसरी सिम्बायोटिक है, एंड साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉफिक डायजोट्रोफ है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये देखो अपना ह्यूमन हार्ट दो लंग्स के बीच में मीडियास्टर्नम में प्रेजेंट रहता है, सेंटर में। नेक्स्ट, डैश इज टफ एंड इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द हार्ट, अपने हार्ट के बाहर जो पेरिकार्डियम की लेयर होती है, वो पेरिकार्डियम में से जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये इनइलास्टिक होता है। सो जो सबसे बाहर का लेयर होता है, थिक लेयर, वो इनइलास्टिक होता है। द मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्पिरेटरी सरफेस एज, देखो 7% CO2 कौन कैरी करता है, प्लाज्मा। 70% CO2 कैसे एक्सक्रीट होता है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेट आयंस, और बाकी का बचा 23% CO2 कौन एक्सक्रीट करता है, RBC, आपके 8th चैप्टर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज, हम ब्लड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो यूनिट क्या है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। ह्यूमन हार्ट ऑफ हार्ट इज, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे हार्ट का मेन पार्ट क्या है, यानी कि हमारे दिल का दिल क्या है, वो बोलते हैं ना कि मेरा दिल मेरे बच्चे में बसा है, यानी मेरा दिल मेरा बच्चा है, यानी कि हमारे हार्ट का हार्ट क्या है, ऐसे नोड। ऐसे नोड में आपका पहले वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, फिर आपका हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट ब्लड टू एनी ब्लड ग्रुप, बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है। हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज ब्रैडिकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर को ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को टैकीकार्डिया बोलते हैं। आरबीसीज आर डिसइंटीग्रेटेड इन, आरबीसीज कहाँ पे जाके डैमेज होते हैं, स्प्लीन एंड लिवर में, इनको हम बॉडी का डस्टबिन बोलते हैं। डैश ल्यूकोसाइट्स हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कौन से ल्यूकोसाइट में एंटीबॉडी बनता है, अपने बी लिम्फोसाइट्स में, एंड बी लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, इन बोर्स इफेक्ट व्हेन द कर्व शिफ्ट टू द राइट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, देखो ये तो आपको लेक्चर ही देखना पड़ेगा। जब हमारा नॉर्मल ब्लड होता है तो कर्व नॉर्मल रहता है, अपने ब्लड के पास जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो ये हीमोग्लोबिन किधर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देगा और लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजन लेके टिश्यू के पास आएगा। तो अगर ग्राफ अपना राइट साइड मूव हो रहा है, तो राइट साइड मूव हो रहा है तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, देखो ग्राफ राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि राइट की तरफ लंग्स है, लंग्स के पास फ्रेश ऑक्सीजन आता है। सो ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट, एंड्रोजेंस आर सेक्रेटेड बाय, एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरॉन यानी कि मेल हार्मोन्स जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। इन हिंड ब्रेन डैश इज मेड अप ऑफ पॉन्स एंड मेड्यूला, हिंड ब्रेन में हमारा पॉन्स और मेड्यूला क्या करते हैं, देखो ये आपका फोर ब्रेन है, ये पॉन्स वेरोली और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, तो इसके ये पॉन्स और ये मेड्यूला से आगे जाके क्या बनता है, आपका ब्रेन स्टेम बनता है यानी स्पाइनल कॉर्ड। सी सेल्स प्रेजेंट बिटवीन थायराइड फॉलिकल्स, देखो ये आपके थायराइड फॉलिकल्स के सेल्स है, इनके बीच बीच में ये जो आईज जैसे सेल्स है जिनको हम सी सेल्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन्स में स्टार्ट होता है, क्या होता है, कैल्शियम का बोन्स में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। सो सी सेल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, अपने थायराइड फॉलिकल्स के बीच में। What will be the result of removal of parathyroid gland surgically from a child? पैराथायरॉयड ग्लैंड मतलब ये आपका थायराइड ग्लैंड है, समझो ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये बोन का कैल्शियम ब्लड में डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, बोन का कैल्शियम ब्लड में डिसॉल्व करते हैं। यस, तो अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाल दिया तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी नो कैल्शियम इन द ब्लड। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Pituitary gland is divided into 2 lobes, anterior pituitary and posterior pituitary. When the neuron is conducting any impulse, it is in a dash state. देखो हमारा ये न्यूरॉन, when the neuron is not conducting any impulse, बाहर की तरफ सोडियम आयंस होते हैं यानी कि पॉजिटिव आयंस, अंदर की तरफ पोटेशियम आयंस होते हैं और नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं। तो ये अपना रेस्टिंग एक्सॉन है, ये अपना क्या है, रेस्टिंग न्यूरॉन है। रेस्टिंग न्यूरॉन
जब इसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं होता है तो ये कौन से स्टेट में होता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है। जब इसके पास इम्पल्स आता है तो पॉजिटिव आयन अंदर आ जाता है तो ये डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है और फिर उसके बाद ये रीपोलराइज्ड हो जाता है। सो पहले पोलराइज्ड आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डैश आर द स्ट्रक्चर्स विच रिसीव स्टिमुलाई। स्टिमुलाई किसके पास जाता है, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर के पास स्टिमुलाई जाता है, फिर ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये अपने इफेक्टर को सिग्नल देते हैं और इफेक्टर ऑर्गन इफेक्ट करता है। देखो न्यूरॉन्स का ही पार्ट है ये दोनों। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, सिनैप्स की मदद से तो केमिकल मैसेज आगे ट्रांसफर होता है, बट मैसेज रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल, हमारी फीमेल में जो LH हार्मोन बनता है, ये हार्मोन क्या करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करके उसमें से ओवम रिलीज करने में हेल्प करता है। एडिनो हाइपोफिसिस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर नर्व। क्रेनियल नर्व वाला टेबल मैंने आपको पढ़ने बोला है, 11 मॉक टेस्ट हो गए, 11 बार भी पढ़ लिया तो भी याद हो जाएगा। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इज द मोटर नर्व। कम से कम नंबर याद करके रखो। ओके, साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। साल्मोनेला टाइफी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। साल्मोनेला कैसे टाइप का बैक्टीरियम है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर। टफ एंड येलो और ग्रीन फेल्गम इस कैन बी द सिम्टम ऑफ। देखो येलो बलगम हमको कब देखने को मिलता है, निमोनिया के केसेस में, जब आपके लंग्स में वाटर फिल हो जाता है। इन डैश लाइसोजाइम्स आर फाउंड। लाइसोजाइम्स कहाँ देखने को मिलते हैं, अपने टीयर्स में और अपने सलाइवा में लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। डैश कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस के इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल्स की मदद से, यानी कि खराब खाना खाने से। December 1st इज नोन एज द वर्ल्ड्स एड्स डे। ये तो आप बचपन से आपके कैलेंडर में लिखा होता था स्कूल के जनरल इंफॉर्मेशन में। चीज एंड योगर्ट आर प्रोडक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चीज और योगर्ट हम कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन की मदद से। ओके, माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा आपके बड़े बड़े ट्रीज के रूट्स में प्रेजेंट रहता है। ऐसे माइकोराइजा का फंगा का पूरा लेयर प्रेजेंट होता है जो रूट में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और बदले में प्लांट इसको फूड प्रोवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। डैश आर दी फ्लॉक्स इन सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। देखो आप जब खराब पानी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डालते हो तो आपका अलगे और फंगस दोनों एक साथ ज्वाइन होके ऐसे एक मैश जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, पानी के ऊपर एक काई जैसी लेयर बन जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग सिमिलर जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग आर नोन एज। देखो दो स्पीशीज का सेम जीनोटाइप है और अगर उसको आपने प्लांट ब्रीडिंग करके बनाया तो उसको बोलते हैं क्लोन्स, जेनेटिकल क्लोन्स। डैश इज द रोल ऑफ फंगा एज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर का काम क्या होता है, मतलब फंगस का क्या रोल है एज बायोफर्टिलाइजर। ये फंगस क्या करते हैं, दे एक्सेलरेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। अब भी जस्ट मैंने माइकोराइजा का एग्जांपल दिया। एट विच सीक्वेंस इको आर आई विल कट DNA। देखो हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ा था, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है। तो इको आर आई कौन से सीक्वेंस को कट करता है, ये देखो GAATTC, GAATTC। यस एवरीबडी, ओके। डैश इज द, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, मैंने थ्योरी लेक्चर में भी बताया था। डैश इज द ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पीस इन फ्रेगमेंट DNA। यानी कि समझो जब आप अपने ये DNA को कट करते हो तो ये जो सिंगल पीस वाला पार्ट लटकते रहता है, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग या स्टिकी एंड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज फाउंड। टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम PCR रिएक्शन में यूज करते हैं और ये हम किधर से लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से। व्हाट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑयल डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ा था, सुडोमोनास पुटिडा की मदद से हम ऑयल डिग्रेड कर सकते हैं। डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विद जेनेटिक या DNA मैनिपुलेशन। DNA को मैनिपुलेट करना है, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। द फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। फ्लेवर सेवर हमको किधर देखने को मिलता है, टोमेटो। इसमें हम अपने टोमेटो का आउटर लेयर ज्यादा नॉन पेरिशेबल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA and these fragments can be separated by a method called dash। समझो आपने DNA फ्रेगमेंट्स कट किया, अब आपको चेक करना है, ये ऐसा DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं ना, हम DNA फ्रेगमेंट्स कट करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, तो वो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से करते हैं। डैश इज द एंजाइम विच इज नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता है, लाइपेज एंजाइम। एंडोटॉक्सिन सेक्रेटेड बाय बैसिलस thuringiensis रिपेल्स। बैसिलस thuringiensis कैटरपिलर को किल करता है, यानी कैटरपिलर एक टाइप का इंसेक्ट है, सो इट रिपेल्स इंसेक्ट।
फॉसोरियल अडेप्टेशन, फॉसोरियल यानी खड्डा करना, जैसे चूहे वगैरह में देखा जाता है, इट हेल्प्स इन डिगिंग। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड, बायोटिक फैक्टर्स में क्या होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इन्फ्लुएंस अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यहाँ केमिकल है यहाँ फिजिकल है, बायोटिक मतलब लिविंग होना चाहिए, ओके। Pollination by wind of monocot plant is an important service for mankind because pollination क्यों important है monocot में, because most of the crop plants are monocots and formation of seeds takes place after pollination. बहुत सारे प्लांट्स मोनोकॉट से पॉलिनेशन होगा तो सीड जर्मिनेशन होगा, तो आपका जाइगोट डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म बनेगा, सीड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज ऑफ चेंजेस ऑन प्रीवियसली बैरन एरिया। समझो पहले से कोई एरिया एकदम बंजर है, उधर पे पहले कुछ भी नहीं था, तो उधर पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू, देखो म्यूनिसिपालिटी का जो पानी आता है जो हम पीते हैं वो क्लोरीनेशन करता है, तो क्लोरीनेशन करने से क्या होता है, हम जर्म्स किल कर सकते हैं। यस एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल नोन बर्ड सेंचुरी ऑफ अवर कंट्री इज सिचुएटेड एट, ये आपको लास्ट चैप्टर में दिया गया है, भरतपुर सेंचुरी, राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड वेटलैंड इन इंडिया एंड इट इज वन ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यस एवरीबडी। सो ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में से पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं। सारे मॉक टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।